दोस्तों, आज मेरे पास बैठे हुए हैं आशीष यादव जी। और ये रहने वाले नागपुर के हैं, लेकिन ये निकले हुए हैं 58 टाइगर रिजर्व को कवर करने के लिए बाइक पे। ये दो लोग हैं, इनके साथ इनके फ्रेंड हैं अक्षय। तो आज हमने साथ में सफारी भी करी थी और ये इनका था 42nd टाइगर रिजर्व। 58 टाइगर रिजर्व इनको कंप्लीट करने हैं। अपने घर से मेरे ख्याल से 3 महीने 3 दिन हो गए इनको निकले हुए। तो कैसे है आशीष जी? मैं बहुत अच्छा हूँ भैया। तो ये बताओ, आप जो ये आपने किया बाइक पे, तो मैंने पहले कभी सुना नहीं। आपने सुना था कि कोई किसी ने किया है? नहीं नहीं नहीं। आप पहले हो? हाँ, मैं पहला हूँ। तो ये जर्नी आपने स्टार्ट कब करी थी? ये जर्नी स्टार्ट हुई 10 फरवरी को। 10 फरवरी 10 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुई और आज आपके पास हम हैं। आज है 13 मई हाँ। 2026। और आपके प्लान के अकॉर्डिंग कब खत्म होने वाली है? ये 12 जून को ख़त्म होने वाली है। हाँ। तो आप ये बताओ कि एक्चुअली जो आप कर रहे हो ये मेरा भी सपना है, लेकिन फ़िलहाल हो नहीं पाया। जी। और सपना शुरू करने के पहले सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक तो हिम्मत होती है। हाँ हाँ हिम्मत सबके अंदर होती है। हाँ हाँ। जिसको नहीं पता वो छुपी, क्योंकि सोलो ट्रिप मैंने बहुत की है, सिलेरियो जैसी गाड़ी से मुंशियारी। तो हिम्मत की कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत बड़ी बात होती है फाइनेंसेस। जी। तो आपने कुछ बजट बनाया, या फिर मैं बजट से रिलेटेड सारे सवाल पूछ लेता हूँ, आप अपने हिसाब से जवाब देना कि एक तो कितना खर्चा हो गया, कुछ अंदाज़ा अभी तक, और आपका अंदाज़ा हो कि इतना खर्च हो जाएगा। और क्या आपके पास पैसे थे कि आपने अरेंज किया, या आपको स्पॉन्सरशिप मिली? अभी मैं सब चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। ये जर्नी स्टार्ट करने के पहले ये तो काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि ये ड्रीम था, सपना था मेरा। जब से मैं वाइल्ड लाइफ में पिछले 2 सवा 2 साल से आया, तो मैं सोचता था कि कभी तो भारत के पूरे टाइगर रिजर्व जा जाके देखूं कि कैसे है। तो मैं काफ़ी दिनों से मतलब 2 साल बांधवगढ़ में रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ शहर बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं बांधवगढ़ शिफ्ट हो गया कि बांधवगढ़ में सुकून है, जो वहाँ की हवा है। और मैं बांधवगढ़ बहुत सालों से जा रहा था। तो बांधवगढ़ शिफ्ट हुआ, तो फिर बांधवगढ़ में रहते रहते भी काफ़ी वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर की, बहुत सारी सफारीज की, सब कुछ किया। पर फिर एक दिन ऐसा रियलाइज हुआ कि सिर्फ बांधवगढ़ ही क्यों, कि भारत में और भी टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे कई प्रकार के अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग जंगल है, वहाँ का हैबिटेट कैसा है। ये सारे सवाल मेरे मन में आने लगे। तो मैं सोचा कि चलो इसको तो करना है कभी ना कभी। फिर मैं अपने घर पे नागपुर में बैठा था, तो ऐसे एक दिन थॉट आया कि अब ऐसा लग रहा है कि अब इसको करना चाहिए। तो वो कब, कौन सा महीना था जब ये आपको आया? जनवरी 25। अच्छा, जनवरी 25 को ये थॉट आया मुझे। 26 के 25? नहीं, 25 में 25 जैन 2026। अच्छा। हाँ। अच्छा, 25 जनवरी। हाँ। 25 जनवरी 2026 को ये थॉट आया। तो एक अलग ही विश्वास आया था मन में कि अब मैं इसको कर सकता हूँ। ये भी नागपुर में थे? नहीं, ये नागपुर में नहीं। ये अपने घर पे, ये पुणे में था। अच्छा, पुणे में। हाँ। ये 1 सेकंड में मेरे को इसने बोला कि मैं अब भी आ रहा हूँ। हाँ। मतलब ये भी नहीं पूछा क्यों जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। मैं अब भी आ रहा हूँ बोले। तो इसकी जो एनर्जी थी, उसने मेरी पॉजिटिविटी को और डबल कर दी। कि अब तो करना ही करना है। तो फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे यहाँ आया। पर टू बी ऑनेस्ट, मैं सच सच बताऊंगा कि फाइनेंस तो कुछ नहीं था, अरेंजमेंट नहीं था। मेरे पास में एक एफडी थी। तो मैं सोचा कि अब इसको ब्रेक करूंगा, पर इसको अब करूंगा मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो फिर हम लोग ने प्लानिंग स्टार्ट करी। 26 जनवरी को ये मेरे पास मॉर्निंग में पहुंचा। हम लोग ने इंडिया का मैप लेकर के आए, पूरा रूट शेड्यूल निकाले। फिर ऐसे थॉट आए दिमाग में कि ये करने के पहले एटलीस्ट इंडिया के जितने 58 टाइगर रिजर्व्स है, तो उनके डिपार्टमेंट्स को एक बार मेल कर दे कि उनके तरफ से हमको कुछ हेल्प हो जाए शायद। तो अक्षय ने बैठ के 2 दिन तक पूरे डिपार्टमेंट को मेल किया, सब जगह पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, केरला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, सब जगह पे मेल किया। फिर जवाब आया? जवाब आया। 2 टाइगर रिजर्व से जवाब आया, एक तो पेरियार टाइगर रिजर्व से और काजीरंगा से। बाकी और कहीं से रिप्लाई नहीं आया। पर फिर मुझे ऐसा थॉट आया कि अगर डिपार्टमेंट को ही मेल करना है तो हम क्यों ना होटल्स को भी मेल कर दें। तो फिर मैंने अक्षय को बोला कि अक्षय, जितने टाइगर रिजर्व के आसपास के होटल्स है सबको मेल कर, और मेल करते तो
कुछ चुनिंदा मतलब गिनती के मेरे कुछ फॉलोअर्स है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम मिला करके 1 लाख प्लस है। तो वो उससे कुछ फायदा हुआ कि होटल्स वालों को जैसे मेल गया और ये इपिक जर्नी के बारे में पता चला कि बाइक से कोई पूरे 20,000 किलोमीटर बाइक राइड करेगा और जिसके लिए कुछ 4-4.5 महीने लगेंगे और पूरे टाइगर रिजर्व होंगे और ये इंडिया में कोई पहली बार करने जा रहा है। तो लोगों ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया जर्नी शुरू होने के पहले ही। काफ़ी सारे जगहों से हमको रिस्पांस आया कि हाँ हम होटल से स्पॉन्सरशिप। होटल से स्पॉन्सरशिप आने लगी। तो होटल से स्पॉन्सरशिप आने लगी, फिर जब पहली स्पॉन्सरशिप आई तो हम बड़े खुश हुए कि वाह चलो, कि जो बजट था हमारा, जो कैलकुलेट किया था बजट का हमने, अराउंड 10 लाख के आसपास का बजट लगने वाला था। अच्छा। ये एक कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन था कि 10 लाख का बजट आएगा, अंदाजन आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें से कुछ तो अमाउंट कम हो जाएगा। तो फिर हम लोग ने सब चीज़ें प्लान करी और काफ़ी जगह से, मतलब काफ़ी जगह से अच्छा रिस्पांस आया। बहुत सारे होटल्स, जैसे हमको ताड़ोबा स्पॉन्सर था, बोर में सफारी स्पॉन्सर थी, फिर कावल में डिपार्टमेंट ने हेल्प किया। जहाँ पे डिपार्टमेंट से मेल नहीं आए थे, वहाँ पे हमारा पहला फोकस ये रहता था कि डिपार्टमेंट के पास चले जाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चले जाओ और जाकर के उनको अपना जो हम कर रहे हैं उसको पिच कर दो कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं सर। तो बहुत जगह से डिपार्टमेंट से हेल्प मिला, बहुत, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा। कई जगहों पे मैं डीएफओ सर से मिला, कई जगह पे फील्ड डायरेक्टर सर से मिला, कई जगह पे आरएफओ सर से मिला। तो इन्होंने इस जर्नी को अप्रिशिएट किया, क्योंकि हमारा जो इस जर्नी को करने का, मुझे तो देखना था, ऑनेस्टली बात करूंगा कि मुझे देखना था, पर मेरे देखने के साथ साथ इस जर्नी से लोगों तक हम क्या मैसेज पहुंचा सकते हैं, ये भी मेरा मोटो बन गया। जब जर्नी स्टार्ट कर रहा था, ड्रीम देख रहा था, तब ये मोटो नहीं था, बट जर्नी स्टार्ट होने से पहले तब ऐसा लगा कि इसके ऊपर से कुछ एक मैसेज जाना चाहिए लोगों तक कि जो इस जर्नी को अप्रिशिएशन और बढ़े। तो मैंने सोचा कि हर टाइगर रिजर्व के ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और वहाँ का जंगल कैसा है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, और उसके साथ साथ सेव फॉरेस्ट और सेव एनिमल का मैसेज वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुँचाया जाए। तो फिर तो जैसे एक तो जो आपका जो मैसेज, क्या जो आप बोल रहे हो कि मैसेज जाए, वो 1 लाइन वाला मैसेज कुछ है कि कैसा है? एक तो सेव एनिमल, सेव फॉरेस्ट, यस यस यस। इसके अलावा भी कुछ सोचा हुआ? नहीं, इसके अलावा यही मतलब वाइल्ड लाइफ को जागरूकता बढ़ाना और हर टाइगर रिजर्व का एक डॉक्यूमेंट्री बना के आपने एक वो देना है। अच्छा, जो आप जर्नी में जो आज मैं आपके साथ सफारी कर रहा था, तो आपके पास सोनी का लेंस है 200-600 है, दूसरा कौन सा है? एक 2470 है सोनी का तो अच्छा, वो 2470 है, और कैमरा कौन सा है? कैमरा सोनी का मार्क 5। तो ये क्या पहले से था कि आपने खरीदा? नहीं, जर्नी स्टार्ट करने के पहले मेरा पहला कैमरा था P1000। मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा उसमें। मैं अपने हर वीडियो में वीडियो की स्टार्टिंग में एक मैसेज छोड़ता हूँ, फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ्स। तो यही एक मैसेज जो सबसे पहले, अगर लोगों को इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा तो लोग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। फॉरेस्ट नहीं बचेंगे तो लाइफ, दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं हर जगह पे यही बोलता हूँ कि फॉरेस्ट रहेगा तभी टाइगर रहेगा। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो और टाइगर नहीं रहेगा तो फॉरेस्ट भी नहीं रहेगा। जिस जंगल में टाइगर नहीं होता, उस जंगल में आपको एडवेंचर फील नहीं होता है। ऐसे ही घूमते रहते हो, भले कितना घना जंगल है, मज़ा नहीं आता। थ्रिल कब आता है? जब वहाँ टाइगर या लेपर्ड है ना? तो ये कार्निवोरस होगा, नहीं तो हर्बीवोरस इतने बढ़ जाएंगे आपके खेतों को खा जाएंगे। बिल्कुल है ना? हर चीज़ का ज़रूरत होती है। तो कैमरा का बता रहे थे आप? तो मैं इसके पहले तक मेरे पास में P1000 था, जो कि मैंने 2 साल पहले लिया था, और मेरे पास में iPhone 14 प्लस था। तो मेरा और अक्षय का ऐसा डिसाइड हुआ था कि हम उसी से शूट करेंगे। पर जब स्पॉन्सरशिप आने लगी तो अगर होटल्स को प्रमोट करना है तो उनको अच्छी क्वालिटी देना पड़ेगा, ये भी सोचे, और ये भी सोचे कि अगर ये लाइफ में एक बार जर्नी होने वाली है तो इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज क्यों करें। तो फिर मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो कि बहुत सालों से डिस्प्यूट मैटर में पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि अब इसको मैं सोल्ड आउट करूं और फिर मैं अपनी
उस वहाँ से जो मुझे एक अमाउंट आया उसको फिर मैं यूटिलाइज करूँ। तो बाय गॉड पता नहीं कैसे जो 2 साल से अटकी हुई प्रॉपर्टी थी वो 4 दिन में क्लियर हो गई। अरे वाह। 4 दिन में क्लियर हुई। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि ये कैसे हुआ। सिर्फ मैंने एक को फोन लगाया और उसने 4 दिन में प्रॉपर्टी क्लियर करके दे दिया और उसने कस्टमर भी लगा दिया। तो वो मेरे को एक ऐसा साइन मिला कि ऊपर वाला भी चाहता है कि ये ट्रिप हो। मैं ये करूँ। तो फिर वहाँ से कुछ अमाउंट आया तो फिर मैंने अपने कैमरा लेंस और बाकी एसेसरीज में इन्वेस्ट किए। कितना लगा इस पे ये पूरा? मुझे पूरा कैमरा लेंस गोप्रो ये सारी चीज़ें मतलब 360 वगैरह ये सब पकड़ के 560 पड़ा। ड्रोन वगैरह भी इसी में से? नहीं। हाँ, वो पहले से था? हाँ, ड्रोन अक्षय का ही था। अच्छा, पहले से था। हाँ। तो मतलब 5 लाख रुपए करीब? हाँ, 5,60,000। 5,60,000 रुपये केवल आपके इक्विपमेंट्स हो गए, क्योंकि आपने अपने पैशन को करने के लिए प्रॉपर्टी बेची। बाइक कौन सी है आपके पास? मेरे पास में रॉयल एनफील्ड की हिमालयन बाइक है। ये भी ट्रिप के लिए खरीदी? नहीं, वो मेरी 7 इयर्स ओल्ड पुरानी बाइक है। वो मुझे बाइक राइडिंग का शौक बहुत पहले से था। अच्छा। हाँ, मैं 2016 से बाइक राइडिंग कर रहा था। तो मेरा ड्रीम ही था कि मतलब मुझे बाइक से ही ऑल इंडिया कवर करना है। मतलब बाइक आपके पास पहले से थी? 3 महीने 3 दिन हो चुके हैं। बाइक खराब हुई? काफ़ी जगहों पे हुई। कैसे कैसे आप बताओ, क्योंकि ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, मेरा पर्पस क्या है, आपको देख के बहुत सारे लोग अगर करना चाहें तो ये उनके लिए पूरा एक गाइड मैप बन जाए ये पॉडकास्ट। हाँ, बिल्कुल। उसमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बातें भी होनी चाहिए जो हुआ है ना। तो क्या कितनी बार खराब हुई और क्या क्या हुआ? बाइक का देखो, मेरी आदत है कि बाइक में नो कॉम्प्रोमाइज, कि मैं बाइक को पूरा फुल ओके हमेशा से रखते आया। इसलिए आज 7 इयर्स में भी मेरी बाइक बहुत परफेक्ट है, बहुत कंफर्टेबल है और मैं बाइक से मेरे बहुत अटैच हूँ। तो ये जर्नी स्टार्ट होने के पहले तो कंप्लीट बाइक ओके किया, सब कुछ ओके किया। फिर जर्नी स्टार्ट हुई, काफ़ी दिन निकले। अच्छा, जर्नी स्टार्ट होने के बाद में मुझसे एक गलती हुई निकलने से पहले वाले दिन ही, कि मैं ऑयल रिफिल वगैरह सब खुद ही करता हूँ। तो मैंने ऑयल रिफिल में ना थोड़ा सा लेवल चेक नहीं किया परफेक्टली और मैंने थोड़ा कुछ ऑयल ज़्यादा डाल दिया। तो उससे क्या हुआ कि इंजन ने ना जो इंजन का पैकिंग था वो बाहर फेंक दिया ऑयल। एक स्क्रू के तरफ से हेड के नीचे, जस्ट हेड के नीचे वाले पार्ट से ऑयल निकलने लगा। कहाँ पे? जब मैं घर से निकल रहा था और डॉली की टपरी पे पहुंचा था तब वहाँ पे बस वो ऑयल निकला। वहाँ पहले दिन ही दिखा हमको, पहली शाम को। तो थोड़ा मेरे मन में ख्याल आया कि शुरू होने के पहले ही प्रॉब्लम आ गई। पर मैं ठीक है, ओके चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं, फिर देखा जाएगा। फिर जैसे हम पेंच महाराष्ट्र पहुंचे वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। अच्छा। मतलब ऑयल लीक जो हो रहा था वो ऑटोमेटिकली, हाँ, लेवल थोड़ा डाउन हुआ होगा, यूज हो गया। तो फिर उसके बाद में बाइक का प्रॉब्लम आया जब हम कोलकाता से सुबह निकले, तब बाइक पहली बार पंचर हुई। आपका ट्यूबलेस नहीं है? नहीं, ट्यूबलेस नहीं है। ओल्ड BS4 मॉडल है तो ट्यूबलेस नहीं है। तो बाइक सुबेरे पंचर हुई। जबकि हम निकले थे कुछ 4 बजने को 5 मिनट बचा था तो निकले और हमको पहुंचना था बक्सा टाइगर रिजर्व। पर 5 बजे के आसपास में बाइक पंचर हुई। पेट्रोल पंप पे मैं पहुंचा तो पेट्रोल पंप पे मेरे पास में एयर पंप है, पंचर के टूल किट वगैरह सब कुछ है। पर मैं वहाँ पहुंचा तो मैं बोला सुबह तो पंचर वाला नहीं मिलेगा, मैं बोला इसमें हवा भरता हूँ और चेक करता हूँ। तो हवा फिल किया और कुछ किलोमीटर आगे चले तो पता चला कि बाइक पंचर ही नहीं है। हवा निकल गई थी। हवा कैसे निकली वो मुझे और अक्षय को आज तक नहीं समझ में आया कि वो कैसे निकली थी। वो उसकी नलकी से निकल गई होगी। हाँ, मे बी। पर फिर बाद में बाइक ओके हो गई। फिर जब उसके बाद हम लोग अब कैसा वो एक डिस्टरबेंस हो गया जर्नी में कि बाइक के लिए रुकना ये वो। तो फिर मैंने उस दिन पहले दिन जल्दी मतलब बाइक राइड जल्दी रोक दी कि बक्सा कोलकाता से 700 किलोमीटर था। तो मैं एक ही दिन में कवर करना चाहता था पर मैंने 200-250 किलोमीटर चला के रोक दी। तो हम एक ढाबे पे रुके, वहाँ पे रुकने के बाद में हम पेंडिंग काम खत्म किया, एडिटिंग वगैरह जो भी, हम ऑन गोइंग जर्नी में ही सब कुछ। अच्छा। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम निकल रहे थे बक्सा के लिए, तब वो ढाबा था तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रक वाले आते, तो शायद बाइक को लोगों ने देखा या तो उसके ऊपर चढ़े। अच्छा, बाइक में आपने कुछ लिखा हुआ है?
हाँ, बाइक में सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम और इंस्टा आईडी लिखी है, दैट्स इट। तो जो बाइक के जो कैरियर थे जिसके ऊपर में हमारा पूरा लगेज आता है वो टूट गया तीन तरफ से। और ये फिर सुबह 4 बजे की बात थी। तो बाइक को फिर अब सुबह 4 बजे फैब्रिकेशन की दुकान कहाँ मिलेगी, तो हम लोग रुके फिर से ढाबे पे। फिर 9 बजे फिर मैं फैब्रिकेशन की शॉप पे गया और जा करके फिर वो उसको फैब्रिकेशन वाले को बोला कि इसको ऐसा मजबूत बना दे। क्योंकि अब जर्नी जा रही थी नॉर्थ ईस्ट में, पहाड़ी इलाके में। मैंने यार अब इसमें आगे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कैरियल में। और उसके पहले मैं एक बार कैरियल और बना चुका था कि ऑनगोइंग जर्नी में कोलकाता पहुंचने के पहले। पर ये कुछ 6-7 हजार किलोमीटर बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया था। पर जब 6-7 हजार 8 हजार किलोमीटर बाइक चल चुकी थी तब उसके बाद में कैरियल का प्रॉब्लम आया। फिर जब नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में कैरियल बनाया, उसके बाद फिर मन नहीं किया कि आज राइड करूं। क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली मॉर्निंग निकलो और जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। मुझे दोपहर में बाइक ना चलानी पड़े या मुझे रात को अंधेरे में बाइक ना चलानी पड़े। फिर उस दिन हम लोग ने एक दिन वहाँ और स्टे ले लिया। फिर हम निकले थर्ड डे मॉर्निंग, वैसे ही सेम मॉर्निंग 4 बजे हमारा रूटीन ही होता था कि 4 बजे उठो, अपना पैकअप वैकअप करके जल्दी निकलो। सुबेरे रोड्स हाईवे सब खाली होते हैं, डिस्टरबेंस नहीं होता है, ट्रैफिक नहीं होता है, ठंडा वेदर होता है, सब कुछ। वो कंडीशन मॉर्निंग की बाइक राइडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन। तो देख रहे हो सुबह बारिश, उस दिन सुबह बारिश। तो ये दिक्कतें आई, पर उस दिन बारिश ने हमारा रास्ता नहीं रोक पाई। रेनकोट वगैरह तो कैरी कर रहे हो? हमने सब कैरी किया हुए, पर हमने पूरा वाटर प्रूफिंग किया लगेज को, सब कुछ। और हम फिर चल दिए बारिश में। फिर रास्ते में एक जगह पे मुझे दिखा कि अब ये टायर की लाइफ हो चुकी है खत्म, अब इसको चेंज करो। तो मैंने ऑनगोइंग जर्नी में टायर चेंज किया और फिर उस दिन शाम को मैं बक्सा पहुंचा। बक्सा पहुंचने के बाद में फिर नॉर्थ ईस्ट की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा मेजर प्रॉब्लम बाइक में अब भी तक कहीं नहीं है। 2 दिन आपके एक्स्ट्रा हुए तो आपका शेड्यूल से वो आगे हो गया जो आपने बनाया था? नहीं, एक्चुअली बाइक राइडिंग का एक्सपीरियंस है ना काफी सालों से, तो वो बहुत काम आया इसमें। क्योंकि मुझे पता है कि पहाड़ों में कितना डिस्टेंस खींच सकते हैं, प्लेन लैंड में कितना डिस्टेंस खींच सकते हैं एक दिन में। तो उस हिसाब से रूट शेड्यूल बनाया है। और बक्सा पहुंचने के लिए हमने डेज रखे थे 3 दिन। वो मैं एक दिन में भी कर सकता था 700 किलोमीटर, पर वो 3 दिन रखा गया था कि हमारे एडिटिंग के काम होते रहे, हमारा जर्नी भी होते रहे। तो रूट शेड्यूल से हम आज तक पीछे नहीं है। अच्छा, मतलब आप इतना बफर रखते थे। हाँ। अभी कहाँ कहाँ जा चुके हो आप, ये जो 40 सेकंड में आप बैठे हो? तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ फर्स्ट से। पहला था पेंच मध्य प्रदेश, उसके बाद में पेंच महाराष्ट्र पहला था, उसके बाद पेंच मध्य प्रदेश, फिर सतपुड़ा, फिर उसके बाद में रातापानी, फिर मेलघाट, फिर ताड़ोबा, फिर बोर, फिर कावल टाइगर रिजर्व, फिर सह्याद्री टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद में काली टाइगर रिजर्व जिसको दांडेली अंशी भी बोलते हैं, फिर उसके बाद में भद्रा टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद में नागरहोल टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद में बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद में सत्यमंगलम जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई हमारी। सफारी नहीं हुई? नहीं, सफारी भी नहीं हुई, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। क्योंकि वहाँ टूरिज्म ही नहीं है। अच्छा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में अच्छा। टूरिज्म ही नहीं है। अच्छा। पर मैं वहाँ जाकर के डीएफओ सर से मिला। सर ने मुझे बोला कि आप हमको एक एप्लीकेशन लिख के दो और फिर मैं आगे और सीनियर सर को फॉरवर्ड करता हूँ, तो अगर वहाँ से हमको रिस्पॉन्स आएगा तो हम आपको देंगे। पर मेरे पास में उतने दिन नहीं थे, तो मैं अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया। फिर मैं पहुंचा 15th टाइगर रिजर्व बंदीपुर था, फिर मुदुमलाई, फिर अन्नमलाई परम्बिकुलम, फिर उसके बाद में था श्रीवल्ली पुत्रु मेघमलाई टाइगर रिजर्व, वहाँ पे भी नो टूरिज्म। हाँ, फिर उसके बाद में हम पहुंचे पेरियार टाइगर रिजर्व, फिर पेरियार के बाद में कलाकड़। ये कलाकड़ टाइगर रिजर्व साउथ का लास्ट टाइगर रिजर्व था। फिर उसके बाद में हम ऊपर आना स्टार्ट किए। उसके बाद में पहुंचे नागार्जुना सागर, फिर उसके बाद अमराबाद टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद में इंद्रावती, फिर उदांती सीता नदी, ये दोनों टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के, फिर सतकोसिया और सिमलीपाल उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद में फिर हम पहुंचे वेस्ट बंगाल में बक्सा, और बक्सा के बाद में फिर मानस
ओरंग, फिर उसके बाद में काजीरंगा, फिर उसके बाद में नामेरी, फिर उसके बाद में पाके, फिर उसके बाद में कामलांग, फिर उसके बाद में नामडापा, फिर उसके बाद में ढाम्पा। ढाम्पा जो था साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का लास्ट टाइगर रिजर्व था मिजोरम में। फिर उसके बाद में जो ढाम्पा से वाल्मीकि जो कि बिहार में आता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये थी 1500 किलोमीटर की बाइक राइड। अच्छा, हाँ, कितने दिन में हुई? ये इसको पूरे 6 दिन लगे। अच्छा, हाँ, इस जब तक नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट होने का था तब तक हमको बारिश कहीं परेशान नहीं की, कहीं पे भी हमको बारिश में तकलीफ नहीं। पर जैसे नॉर्थ ईस्ट में ढाम्पा टाइगर रिजर्व हम पहुंचे और वहाँ एक्सप्लोर किया, वहाँ जो भी हम करना चाहते वो किया, वैसे बारिश ने हमको ऐसा जकड़ा कि आज यहाँ बैठे हैं राजा जी टाइगर रिजर्व में, तो हमारे बारिश कंटिन्यू हमको मिली रही है। अच्छा, डिकाला से आने में मिली? डिकाला से आने में नहीं मिली। हाँ। पर यहाँ पहुंचे तो यहाँ कुछ तो बारिश थी। अच्छा। हाँ, तो फिर वाल्मीकि पहुंचे 6 दिन में, जो कि 1500 किलोमीटर था। वाल्मीकि के बाद में फिर हम पहुंचे पिलीभीत, दुधवा, दुधवा के बाद में पिलीभीत, फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क और फिर अभी राजा जी। तो ये 42 हो गए पूरे। और जो आप देखिए, जो वाइल्ड लाइफ को पसंद करते हैं उनका ये नहीं होना चाहिए कि टाइगर को देखना है, उन्हें पूरा जंगल देखना चाहिए। और आज भी जब हमने सफारी की तो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही थी, हम सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी के मन में एक क्रेज होता है टाइगर का। तो अभी 42 टाइगर रिजर्व में कितनी बार टाइगर मिला और कितने टाइगर रिजर्व में मिला? अगर एक में 2 बार भी मिल सकता है, 3 बार भी मिल सकता है। तो पहला टाइगर रिजर्व तो ओपनिंग में मिल गया था, पहला टाइगर। हाँ, अच्छा, हाँ, पेंच महाराष्ट्र में पहला टाइगर मिल गया। और फिर उसके बाद में हमको सेकंड टाइगर साइटिंग हुई ताड़ोबा में। कितने दिन बाद? 6th टाइगर रिजर्व था आई गेस। अच्छा, 5-6 मतलब पहले में मिला, फिर 6 में मिला। हाँ, पहले में मिला, फिर 6th में मिला। और फिर 6th में मिलने के बाद हमको मिला है सीधा दुधवा में। कितने दिन बाद, मतलब कौन सा नंबर का था वो? दुधवा था 39th नंबर का। अच्छा, 6 के बाद 39 में 6th के बाद 39। फिर पिलीभीत में मिला, फिर कॉर्बेट में मिला, और अभी राजा जी में आज नहीं मिला। हाँ। और राइनो मिला काफी सारे। अच्छा, हाँ, हाथी, हाँ, काफी सारे अलग अलग पूरे साउथ में एलिफेंट्स और लेपर्ड्स। हाँ। आज आपको हॉर्नबिल मिला, इस तरह की साइटिंग हुई। लेकिन हाथी, लेपर्ड, टाइगर और बेयर ये नहीं मिला, है ना? तो जो आपने कितने स्टेट कवर किए अभी तक? ये 16th है, उत्तराखंड। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई, लैंग्वेज बैरियर, या फिर थोड़ा सा टोल पे या कहीं पुलिस का रवैया, कहीं कोई प्रॉब्लम आई? लैंग्वेज बैरियर बहुत है। हाँ। बहुत ज़्यादा है, स्पेशली साउथ में है। क्योंकि साउथ में तमिलनाडु में या केरला में लोगों को हिंदी भी नहीं आता है, हिंदी तो छोड़िए इंग्लिश भी नहीं आता है। तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत हुआ, और लोग सिर्फ तमिल में ही बात कर रहे थे। तो कई जगह पे, जैसे हम एक जगह पे पहुंचे थे श्रीवल्लीपुत्रु टाइगर रिजर्व को एक्सप्लोर करने के लिए, तो जीपीएस से हम एक गलत जगह पहुंच गए, और हम पहुंचे एकदम जंगल में डीप अंदर, जहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी जिसका लोकेशन जीपीएस ये बता रहा था कि यही टाइगर रिजर्व है। अच्छा, और वो जबकि वो नहीं था, और हम वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं। अब एक बार जीपीएस में ऑन कर दो तो जीपीएस बराबर आपको ऑफलाइन में भी चलता है, ऑफलाइन मैप भी चलता है। पर वहाँ पहुंचे तो वहाँ कुछ भी नहीं और नेटवर्क भी नहीं, तो फिर लोगों से कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा कि टाइगर रिजर्व है कहाँ। तो फिर हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले तो नेटवर्क में जाते हैं, जिधर भी नेटवर्क मिले। नेटवर्क में जाने के बाद में फिर थोड़ा सा लोगों से पूछताछ हुई, और फिर हम ना एक ट्रांसलेटर ऐप यूज कर रहे थे लैंग्वेज के लिए। तो फिर उसमें हम हिंदी और इंग्लिश में बोलते और वे वो तमिल में सुनते, तब फिर हमको आंसर मिल रहे थे कि ऐसा ऐसा ये जगह पे जाओ। अच्छा, हाँ। तो ये तो एक लैंग्वेज बैरियर हो गया। और कोई प्रॉब्लम आई मीन्स लैंग्वेज के अलावा कहीं गाड़ी के कागज चेक हुए पूरे ट्रिप में? पूरे ट्रिप में कहीं नहीं, सिर्फ कोलकाता में। सिर्फ कोलकाता में। हाँ। और वो भी जब ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स को बताए कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया और बोले ठीक है ओके आप जाओ।
हाँ, ऑल द बेस्ट भी बोला। कहीं किसी ढाबे में, किसी लोकल में कहीं कोई परेशानी आई? नहीं, कहीं नहीं। और लोगों ने रास्ते में रोक रोक के फोटो वगैरह खींचे आप? काफी बार। हर स्टेट में हुआ कि कहीं खास हुआ? ये बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ रुके वहाँ वहाँ हुआ है। अच्छा। हाँ, जहाँ तो वो आपकी बाइक से पहचानते थे आपको कि आपके फेस से? बाइक से, और शायद मतलब स्पेशली पहचानते थे इसलिए नहीं, पहचानने वाले भी मिले। कई जगह सफारियों पे मिले, कई जगह रोड पे कोइंसिडेंटली मिले कि हम रुके हैं तो लोग कार पलटा के आए कि हाँ हम आपको देखते हैं, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, ऐसी जगह हुए। पर कई जगह पे राइडर को भी अप्रिशिएट करने के लिए लोग आते थे। अच्छा। और बात करते थे और पूछते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, भारत भ्रमण कर रहे हैं या कहीं आसपास में कोई ऐसी लोकेशन हो, जैसे तवांग हो गया, हम नॉर्थ ईस्ट में थे तो कहीं तवांग तो नहीं जा रहे क्योंकि बहुत सारे राइडर्स जाते हैं वहाँ पे। पर मुझे पर्सनली इस पूरी बाइक राइड जर्नी में लोगों से कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहीं नहीं। बाइक में आपने, मैंने देखा टाइगर का पूरा बनाया हुआ है, पूरा पेंट जो किया है वो टाइगर की तरह से है। तो ये आपने स्ट्रिप के लिए किया कि पहले से ही किया था? स्पेशली स्ट्रिप के लिए किया। स्ट्रिप के लिए किया? स्पेशली कि अगर टाइगर रिजर्व कवर कर रहे हैं तो स्ट्रिप के लिए किया है। शायद मैं इसको जाने के बाद में जो नॉर्मल कलर की थी वो फिर से रिपीट कर लूंगा बिकॉज क्योंकि ये एक चालान हुआ। हाँ, क्योंकि आरसी में जो है ना, हाँ वही रहना चाहिए। वो अगर स्टिकर चिपका दे तो चल सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन वो पेंट हाँ नहीं चेंज होनी चाहिए। पर ठीक है, ये जर्नी के लिए हाँ, उसमें कोई वो मेरे ख्याल से कोई टोकेगा भी नहीं ना, उस बात को ध्यान में रख के तो नाम वगैरह लिखना अलाउड होता है। तो जो आप दो लोग हो, अक्षय है साथ में, कोऑर्डिनेशन कैसा है? और जब आपने प्लान किया कि ये है तो आपने क्या रोल डिफाइन कर लिया था कि भाई तुम ये करोगे मैं ये करूँगा, या आपस में म्यूचुअल चल रहा है कि भाई ये देख लो? बाइक आप ही चलाते हो कि वो अक्षय भी चलाते हैं? नहीं, बाइक मैं चलाता हूँ कम्प्लीटली। अभी तक मैंने पूरी यहाँ तक 14,500 तक हो गई है। बाइक राइड सिर्फ मैं ही करता हूँ। और शायद ये आपको फनी लगे, मैंने अभी मेरी बाइक को 7 साल हो गए। जब ये बाइक किसी और के हाथ में गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नाराज हुई और उसने काम निकाली। और ये हमेशा हुआ है। अगर मैंने किसी फ्रेंड को दी, कुछ दी, तो वो वापस आने के बाद में कुछ ना कुछ खराब होता ही था। तो मैंने शायद उसके बाद से बाइक देना ही बंद कर दी और बाइक राइड पूरी मैं करता हूँ। एक्चुअली गाड़ी देनी नहीं चाहिए। मैं भी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता हूँ, कभी देता नहीं किसी को। एक बार दिया था तो जाइलो एक्सीडेंट, उसने पलटा दी और वो पूरी फैमिली थी, वो सारा मेरे चैनल में मेरे सब्सक्राइबर्स को मालूम है। लेकिन जो एक मतलब जो मेरा सवाल था, जैसे कि गाड़ी में हम कहीं जाते हैं, एक नेविगेटर होता है और एक ड्राइवर होता है। तो आपके फ्रेंड हैं, आपके वो कंटेंट को अक्षय एडिट कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग कर रहे हैं। बाइक राइडिंग में उनका कुछ, जैसे आप चला रहे हो तो मतलब वो आपका वो तो सामने लगा होता होगा मोबाइल तो, है ना? तो आप लोग का क्या कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कभी उसने बोला यार कि ये गाड़ी रोक दे भाई, मेरे को अभी दिक्कत हो रही है, पीठ में दर्द हो रहा है? होता है ऐसा होता है। अब मैं हमेशा से बाइक राइड चलाता हूँ तो रूल्स एंड रेगुलेशन से ही चलाता हूँ कि अगर कहीं डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना कवर करना है। जैसे हमने इस जर्नी पे 700 तक का कवर किया एक दिन में। एक दिन में उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो उससे ज्यादा भी कर सकते थे। पर कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं बीच में रुकने से बेटर ये है कि डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, थोड़ा सा बॉडी एक्सर्शन होगा, ठीक है, पर हमारे पास में फिर नेक्स्ट डे पूरा बच जाता है। नहीं तो आप आधे रास्ते में रुको, फिर बाइक से पूरा सामान खोलो, फिर नेक्स्ट डे पूरा सामान बांधो, और फिर रूम में देखेंगे तो हमारे पास इतना सामान है कि जितना कार में ना है। अच्छा। हाँ, तो कई बार होता है ऐसा कि अक्षय मुझे रुकने के लिए बोलता है, या कई बार मैं खुद ही चाहता हूँ कि हाँ अब ब्रेक ले लिया जाए। वैसे रूल ये है मेरा बाइक चलाने का कि 100 किलोमीटर देन स्टॉप, अगर अच्छे रोड्स है तो। पर अगर रोड्स खराब है, वर्स्ट है, तो फिर तो वो आपकी बॉडी ही बताएंगे कि कब रोकना है। जैसे आपने बताया सामान बहुत सारा है आपके पास, एक तो आपके ये कैमरा इक्विपमेंट्स होंगे, कपड़े का क्या, कपड़े कितने लेके चले और लॉन्ड्री कैसे करते हो? कपड़े सिर्फ 4 पैंट और 4 जो हमने टी शर्ट्स बनवाई है राइडिंग के लिए लोगों की, बस वही है हमारे पास में। और इसके अलावा कुछ नाइट ड्रेसेस है, बस सिंपल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और लॉन्ड्री हम खुद ही करते हैं। जब भी शावर लेने जाएंगे, जो पहने हुए वो वॉश करेंगे,
वो सूखेंगे तब तक हम दूसरे कपड़े यूज करते हैं। मतलब ऑनगोइंग जर्नी में ऐसा नहीं कि हम ठीक एक साथ बहुत सारे कपड़े धो रहे कहीं रुक रहे तो नहीं, जब शावर लेंगे या नहाएंगे तब वॉश कर लेंगे कपड़े, वो सूखते रहेंगे तब तक दूसरे कपड़े यूज। चलती बाइक में सुखाने की नौबत आती है? आई चलती बाइक में कई बार सोलो ट्रिप में मेरे साथ कपड़े मैंने गाड़ी में सुखाए, ऐसा मेरे साथ हुआ था। नहीं, कई बार आई। कई बार ऐसा होता है कि सुबह जल्दी निकलना है तो कपड़े सूखते नहीं है, पैकिंग नहीं कर सकते, काफी गीले, तो और खराब हो जाएंगे। तो फिर बाइक में इधर उधर फंसाओ कहीं और चलो। खाने का प्रॉब्लम कहीं आया? जो जैसे फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया है, अगर आप कितने दिन रहे साउथ इंडिया में? ऑलमोस्ट 1 महीना। 1 महीना रहे तो कई बार मन करता है ना कि नॉर्थ इंडियन खाना हो जाए, आदमी बोर हो जाए। बहुत बार। और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वहाँ अगर आप पूरी सब, मतलब मैं जैसे तिरुपति बालाजी हम लोग बहुत जाते थे, तो देखो यहाँ पे हम डोसा इडली खाते हैं, जब वहाँ रोज ही खाते हैं ना। और मेरा जो एक्सपीरियंस पर्सनल है कि जहाँ का रेगुलर फूड होता है ना, और जहाँ पे स्पेशल डिश के रूप में बनता है, वहाँ ज़्यादा दिमाग से मन से बनाते हैं। और जहाँ रेगुलर होता है ना, तो इडली और जल्दी चटनी दे दी वहाँ पे ना, तो मज़ा सा नहीं आता। 1-2 दिन आता है फिर नहीं आता। पूड़ी सब्जी खाने जाए तो वो पूड़ी सब्जी देखने में पूड़ी सब्जी लगती है, टेस्ट में नहीं लगती थी उतनी बड़ी। आप एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। एकदम। तो ऐसा हुआ? हाँ, करेक्ट बिल्कुल सेम। हम सॉरी जो भी साउथ वाले होंगे, नहीं वो तो पर हम लोग डोसा इडली खा के थक गए थे। क्योंकि उसके अलावा और कुछ वहाँ पे स्पेशलिटी थी ही नहीं। और ब्रेकफास्ट में डोसा और फिर या तो फिर राइस मिलता था या दाल या सांभर, दैट्स इट। इसके अलावा साउथ में और कुछ नहीं मिला। तो फिर नॉर्थ का कुछ खाया वहाँ पे? मिला कहीं पे कि कहीं? मिला रोटी? कई जगहों पे मिला, बट जैसा आपने बोला ना कि वो स्पेशलिटी नहीं होती है वहाँ पे, तो वो वैसा ही टेस्ट होता था। ओके पर चल जा रहा था काम हमारा। तो उसके लिए कुछ आप कैरी करते हो कि भाई फिलर की यार? ड्राई फ्रूट्स वगैरह कैरी किए हुए हैं। कई बार स्टोव वगैरह कैरी करते हो? नहीं, वो नहीं किया ना। तो इसका प्लान था स्टोव टेंट वगैरह सब कुछ लेने का, पर हमारे पास सामान ही इतना था कि वो मेरे पास में रहने के बावजूद घर पे छोड़ना पड़ा कि इसको नहीं लेके चलते। वो एक्चुअली फिजिबल बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जब आप थके होते हो, फिर आपको सब्जी काटनी है, बनाना है ना, वो दिक्कत होती है। मैंने किया है मतलब, लेकिन कंपल फन के लिए किया है वो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ट्रिप में जो मैं अपनी सोलो ट्रिप बता रहा हूँ मुंशियारी वाली, उसमें मैं -10 का टेंट लेके चला, -10 का स्लीपिंग बैग लेके चला, अकेला था। और उस टाइम पे पाकिस्तान में 10-15 गाड़ी के लोग मर गए थे। मरी करके जगह थी। ऐसे केस हुआ था कि वो रात को सोए, स्नोफॉल हो गया, उन्होंने हीटर चला लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से सारे मर गए। किसी स्लो डेथ होती है, नींद आती है, किसी को पता ही नहीं चला। उसके मुश्किल से 1 महीने या 15 दिन बाद ही गया। तो मुझे भी लग रहा था कि यार मैं फंस गया अगर। तो मेरा प्लान था कि मैं विंडो थोड़ी खोलूँगा, और चाहे मैं गाड़ी के अंदर सोऊंगा कि बाहर। तो बाहर सोना उतना सेफ़ नहीं होता अकेले। और जब आप स्नोफॉल में फंसते हो, अभी तो आपकी ट्रिप में तो कहीं स्नोफॉल का मौसम नहीं है। क्योंकि मैं देखा एकदम से वो डिज्नीलैंड, वो फेरीलैंड बन जाता है। वो जो जंगल होता है पहाड़ का, जब स्नोफॉल होता है और जब आप अकेले हो, देखिए आप उन सड़कों पे जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ जाओ। मैं उन जगह पे था जहाँ मुझे 60 किलोमीटर तक एक भी गाड़ी नहीं मिली थी। मतलब जब मैं कौसानी से मुंशियारी गया तो मैं 2 रास्ते वहाँ जाने के, मैंने वो वाला रास्ता लिया जिस पे कोई गाड़ी नहीं चलती। बीच बीच में गाँव आ रहे थे। इवन फ़नी बात बता दूं आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसी में, क्योंकि जो हमारा पर्पज़ है वो सॉल्व हो रहा है, लोगों को गाइडेंस मिल रहा है। तो उस टाइम पे उत्तराखंड में इलेक्शन थे। मेरे ख्याल से ये 2022 जनवरी में ऐसे कुछ बात होगी, अगर मुझे जैसे याद है सही। तो इलेक्शन उस टाइम पे थे। तो मेरी दिल्ली नंबर गाड़ी थी, सिलेरियो थी। 40-50 किलोमीटर तक मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिली थी। बीच में एक आध गाँव मिल गए थे, कुछ था। वहाँ से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, एक ब्रिज था या रेलिंग लगी थी, वो सकरा रास्ता था। तो गाड़ी ऐसी फंस गई, पुलिस की, SHO की गाड़ी थी, मेरी गाड़ी थी। मैंने बैक, जाहिर सी बात है SHO की गाड़ी थी तो आप बैक करोगे, बैक की। मैंने सोचा निकल जाएंगे, उन्होंने रोक लिया। उनका सारे पुलिस वाले उतरे, 5-6, सब ने मोबाइल ऑन कर लिया, रिकॉर्डिंग। सामान खोला, पीछे डिक्की खोली, खुलवा के देखा सारा, सब इधर उधर, ये सीट के नीचे झांक झुक के। मैं सोच रहा हूँ क्या चक्कर है, मुझे लगा दिल्ली नंबर गाड़ी है। फिर उन्होंने मेरे पर्स भी निकलवाया, पैसे। तो 3-4 हज़ार, ऑनलाइन का ज़माना, 3-4 हज़ार रुपये कैश थे, कैश था नहीं। तो
उन्होंने कहा कि आप कहाँ से, मैंने तो अच्छा तब तक मैं यूट्यूबर नहीं बोलता था किसी को, 2022 तक मेरे ऐसे ही थे उस टाइम, जबकि मैं बात बता रहा हूँ मेरे 25,000 या 30,000 सब्सक्राइबर थे। तो अच्छा मेरा होटल, ट्रैवल एजेंसी, होटल मार्केटिंग का काम भी था, तो मेरे पास मार्केटिंग में होटल था। तो मैंने बताया कि मुंशियारी में होटल है, मार्केटिंग पे है मेरे पास, तो ऐसे ऐसे वही रीज़न भी था, मतलब दोनों का एक पन दो काज था। तो फिर मैंने कहा कि ये आप लोग इतनी चेकिंग क्यों कर रहे थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया और अपना बंद गए, चले गए। फिर आगे गया तो एक पुलिस की चौकी थी, वहाँ पुलिस वाले लकड़ी जला के आग ताप रहे थे, वहाँ भी उन्होंने सब करने, वही सब खोलने लगे। मैंने भैया अभी मत खोलो, अभी आपके एसएचओ साहब ने मुझे 10 मिनट पहले ही चेक किया है। तो वो समझ गए झूठ नहीं, क्योंकि वो निकले वहीं से थे। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने मैटर क्या है, कैसे करके, मैंने क्या नशा वशा बहुत हो रहा है क्या वहाँ पे, क्योंकि चाइना बॉर्डर पे है वो मुंशियारी। बोले नहीं इलेक्शन है इसलिए कैश ढूंढ रहे हैं। तो मैंने अच्छा अच्छा ये मैटर है। तो फिर उसके बाद जब मैं वो ट्रिप से आगे से लौटा तो पुलिस ने कम से कम 4-5 बार चेक किया। दिल्ली नंबर गाड़ी थी और सोलो ड्राइवर, सबको लगता था ये बंदा क्यों जा रहा है, और उस रास्ते में जहाँ कोई होता नहीं। तो मैं पहले बोलता था मैं यूट्यूबर, अच्छा अच्छा यूट्यूबर है, तो वो समझ जाते थे अकेला आदमी क्यों है। तो मैं जो आपको बोल रहा था फेरी लैंड वाला, कि जब मैं चला, स्नोफॉल शुरू होने लगी, सेफ्टी के लिए मैंने बिस्किट बहुत सारे रखे थे, नमकीन की, पानी, पूरे रास्ते कोई नहीं मिल रहा। जब स्नोफॉल शुरू हुआ तो एक भी गाड़ी नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, स्किड करेगी क्या करेगी, और रुकूँ तो कहाँ। तो रुकने का मेरा था कहीं भी गाड़ी लगाऊंगा, गाड़ी के अंदर ही स्लीपिंग बेड डाल के, टेंट है लेकिन करते 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 रात होने लगी, भूले भटके एक आध गाड़ी कहीं मिल जा रही है, और फिर वो पूरे पूरे पेड़ सब बर्फ़ से ढक गए, पूरी सड़क बर्फ़ से, और पूरा एकदम एक अजीब सा, जब मतलब शाम सी हो रही थी ना, अजीब सा सन्नाटा, डर लगने लगता है। फिर रात हो गई, रात में एक डिज़ायर, वो मेरे वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर जनवरी 2022 के वीडियो चेक करेंगे कोई तो मिल जाएंगे। उसमें एक डिज़ायर फंसी, मैंने भी धक्का लगाया उसमें, फिर वो निकले। फाइनली एक जगह मुझे लगा कि यार अब यहाँ से जाना खतरनाक है, फंसा दिक्कत होगा। तो वो क्योंकि डिज़ायर वाले लौट रहे थे, मेरी हिम्मत उन्होंने हिला दी कि यार वो, मैंने कहा ये लौट रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी लौटता हूँ। तब तक मैं अल्तुरास वाले आ गए। अल्तुरास बोलते हैं क्या, महिंद्रा की गाड़ी होती है जो 4x4 होती है, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। तो वो बोले कि हम जा रहे हैं तो आप चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हम रुके, अगर आप फंसोगे तो हम रुकेंगे। तो हम मेरे आगे आगे चले जब तक हम बर्फ़ से निकल गए। तो फिर वो ट्रिप मैंने किया। तो जो आप जब सोलो करते हो और जो स्नोफॉल है, या किसी इस, जैसे आप टेंट के बाद बोल रहे हो कि आप तो खैर मतलब बाइक पे हो, ये एडवेंचर है, लेकिन दो लोग एक थोड़ा सा एक ना हिम्मत, जब कभी दो लोग में कोई दिक्कत होती नहीं। मतलब नॉर्मल वे भी अगर आप कहीं भी जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, अकेले और दो में बहुत फ़र्क आ जाता है, एक सपोर्ट आ जाता है। बात करने के लिए भी होता है कि यार ये क्या करें, सेकंड ओपिनियन हो जाता है कि चलना है कि नहीं चलना है ना। आप अकेले ही टायर की हवा कम कर रहे हो, है ना, वो करके जा रहे हो। तो वो ठीक है, वो गाड़ी मिल गए तो दो ही मिल गए थे। तो वो जो कैंपिंग के साथ बनाने वाला सिस्टम है ना, उस वक्त मेरे पास कैंप था, एक जगह एक मंदिर आया था, मंदिर में मुझे कोई दिख तो नहीं रहा था, तो मेरे मन में आया था कि मैं यहाँ टेंट लगा लूँ मंदिर में और सुबह ही जाऊँ, कि मतलब यहाँ कोई ना कोई तो होगा। लेकिन वही था कि अपने आप से सवाल, अपने आप से जवाब हो रहे थे। तो वो कैंपिंग वाला सिस्टम उतना सूटेबल, फीजिबल नहीं होता है। हालांकि आपको स्पॉन्सरशिप मिली, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जो आपको, आपकी जर्नी को देख के सोचेंगे, एक ऑप्शन उनका हो सकता है कि वो टेंट कैरी करें, तो उनका स्टे तो मैनेजेबल है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में टेंट लगाना रिस्की है। हाँ, क्योंकि जब आपके इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे रीजन से रिस्की हो सकता है। आपके लिए शायद वाई शुड टेक अ रिस्क जब आप इतनी लंबी जर्नी करने जा रहे हैं। उसका तरीका होता है, उसमें क्या होता है कि जब देखिए वो क्या है, बजट। आजकल एक हिच हाइकिंग वाले भी लोग चलते हैं ना, टेंट लेके पीठ पे चलते हैं कहीं भी। उसका तरीका क्या होता है कि वो टेंट लगाओ पेट्रोल पंप पे, जंगल में मत लगाओ। पेट्रोल पंप में गार्ड होता है हमेशा, रात को गनर होता है, एक एक्स्ट्रा वॉशरूम भी होता है। जो लोग कैरावैन में चलते हैं, आपके पास तो वॉशरूम था नहीं, तो इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हो, बजट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए आपने 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया तब आप निकले। हर आदमी के पास नहीं होता है, लेकिन सपने होते हैं, है ना। सपनों को कैसे भी पूरा किया जाता है। हिच हाइकर्स क्या होते हैं, वो लिफ्ट ले लेके चलते हैं, अपने सपने पूरे कर रहे होते हैं। तो उसका एक तरीका है कि अगर आप 2 लोग हो, हिम्मत कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वो शायद आपके जैसे मैनेज नहीं कर पाए इक्विपमेंट्स,
बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मैं वही तो कहना चाहता हूँ ना भैया कि अगर शायद मेरे लिए ऊपर वाला वो रास्ते नहीं खोलता तो मैं तो P1000 और अपने फोन उसी पे चल रहे थे, उसी पे करने वाले थे ना। फिर आपने सोचा कि यार ये लाइफ वंस इन लाइफ टाइम हो रहा है, तो हम ऐसा करें जो मेमोरीज भी जिंदगी भर रहे हैं, है ना। तो जैसे अभी आप दोनों लोग हो, दोनों मैरिड हो कि अनमैरिड हो, कैसे हो? मैं मैरिड हूँ। मैं मैरिड हूँ। अक्षय अनमैरिड है। अच्छा, तो आपके क्या बच्चे कितने हैं? अभी मैं बताऊँ तो मेरा बेबी, जब हम इस जर्नी के लिए निकल रहे थे, वो 3 महीने और कुछ 10-12 दिन का हुआ था बस। और अभी वो 6 मंथ का है, 6 मंथ क्रॉस है, 6.5 महीने का हुआ है। और ये जर्नी होने से जस्ट पहले ही शायद मैं क्या पता, वो मेरी किस्मत बदलने के लिए आया या क्या मैं नहीं जानता, पर उसके आने के बाद से ये सारी चीजें हो रही है। और अभी मैंने उसको छोड़ के अपनी वाइफ को उस समय छोड़ कर आना, जब बेबी इतना छोटा है, तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था। पर बहुत सारी चीजें सोचने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये अभी का ही वक्त है। क्या सोचने के बाद? कि ये चीज अभी मैं फैमिली को छोड़ के जाऊँ। नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोचा कि मैं अभी जाऊं, नहीं तो नहीं हो पाएगा, वो क्या था? अभी मतलब अगर बच्चा अभी आपका 3 महीने का था, अगर बच्चा 3 साल का होता तब ये प्लान करते तो क्या होता? कुछ दिक्कत आती? अभी उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट शायद बच्चा का एक स्कूलिंग होता, शेड्यूलिंग होता। मुझे है एक्चुअली, इसलिए बता रहा हूँ। अगर वो बच्चा 3 साल का होता ना, तो वो प्ले स्कूल में चला जाता। तो आपको जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बड़ी होंगी। अभी तो वो गोदी में है अभी तो, और आपके इन लॉज भी शायद आपके पास में ही है ना, घर के पास में रहते हैं, सपोर्ट घर से पास में रहते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर भी मेरे घर से पास में रहती है। सपोर्ट था मुझे आराम से। तो वही है कि जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, तो या तो आप अभी कर सकते थे ये चीज़, या फिर मेरे जैसे कर सकते हो कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, है ना। बीच का टाइम जो होता है उसमें आप हाँ, मतलब आपको घर गृहस्थी ही देखनी होती है। तो ये मैसेज, क्योंकि जो हम ये कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ना, क्योंकि एक आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो कर सकते हैं इस जर्नी को? मुझे लगता है कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। बस प्रॉपर प्लानिंग करो। अगर आपका मोटो और आपकी करने की नीयत साफ है, एकदम साफ है, तो ऊपर वाला रास्ते अपने आप खोल देगा। अच्छा, अगर आपने वन गो में किया, है ना, अगर कोई इसको ब्रेक करके करना चाहे तो पॉसिबल है? हाँ, आराम से पॉसिबल है। कि 58 टाइगर रिजर्व करने हैं तो कैसे है, मतलब 2 पार्ट में, 3 पार्ट में? ये तो सवाल जैसे आपने अभी पूछा, तो इसका जवाब मैंने इसके पहले तक नहीं सोचा था। पर शायद अगर एक गो में करेंगे तो उनके पास में उतना टाइम होना चाहिए, पहली बात। सबसे पहले। और फिर एटलीस्ट ट्रैवलिंग का बजट होना चाहिए, एटलीस्ट ट्रैवलिंग का। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेल्प करता है, काफी जगहों पे मुझे हेल्प मिली है, तो आपको पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक का ये आपकी न्यूज जानी चाहिए। आपने कहीं से मेलिंग के थ्रू या कहीं से कोई कांटेक्ट करना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि अगर वो आपको परमिशन दे रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो एटलीस्ट ट्रैवलिंग बजट और टाइम ये मस्ट है, नेसेसरी। और एक जो आपसे गलती हुई थी कि जहाँ पहुँचे वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम ऊपर से परमिशन लाएंगे, आपके पास टाइम नहीं था, तो वो कौन सी जगह थी? वो थी सत्यमंगलम। सत्यमंगलम। तो अब अगर कोई दूसरा जा रहा है तो पहले मेल करके परमिशन ले ले, है ना। तो वो मतलब एक आदमी की गलती से दूसरे को एक्सपीरियंस मिलता है ना, कि वो दोबारा ना करे ना गलती। पेट्रोल कितना लग गया और कितना लग सकता है आगे? अभी ऑलमोस्ट 14,500 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैंने कल ही हिसाब निकाला था, कुछ 58,000 तक का पेट्रोल लग चुका है अभी तक। और अभी यहाँ से करीब करीब 8,000 किलोमीटर बचा है, तो शायद 25 और। अच्छा, मतलब रफली आप देखोगे 80-90,000 के आसपास, है ना। टोल भी लगते होंगे? बाइक में टोल नहीं लगता। नहीं लगते। तो जैसे आप 3 महीने से बाहर निकले हुए हो, तो आपका
पैसे कैसे कमा रहे हो, आपका घर चलाने के लिए भी सबको पैसा चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा। इन सब चीज़ों के जब आदमी जो सपने देखता है ना, वो कहाँ अटक जाते हैं, पैसे में। और देखिए इसको कोई शर्म वाली बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आदमी किसी भी कंडीशन में, आज मैं अपना जो प्लान अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपना बजट प्लान कर, हालांकि मुझे भी आपसे सीखने के लिए मिल रहा है कि मैं अगर मेल करूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो मेरा अंदाज़ा था कि मेरा 30 लाख रुपए लगेगा। हाँ मैं गाड़ी से जाऊंगा गुरखा से, एवरेज बहुत भाई 11 का एवरेज है, वो देगा नहीं, 11 और कम गया है ना, 9-10 का एवरेज आएगी। तो सफारी का भी तो वो स्पॉन्सर्ड अगर करके, जब मैं प्लान बनाऊं तो पहले तो प्लान बनाने का वो अभी मेरा फ़िलहाल का नहीं है, लेकिन मुझे ये मेरा जब आपने मुझे फ़ोन भी किया था ना, आप आ रहे हो, तो मैंने इमीडिएटली, जनरली देखिए मेरे सब्सक्राइबर्स को मालूम है कि मैं सफारी में जनरली किसी के साथ नहीं जाता हूँ, है ना। आपने बोला साथ चलो, मैं गया इसलिए था कि आप वो चीज़ कर रहे हो जो मेरा ड्रीम है ना। तो मैंने कहा चलो, दिल से थैंक यू। हाँ नहीं बात थैंक यू की नहीं है, बात एक मैंने कहा चलो एक जगह तो मैं भी उस ड्रीम में आ गया ठीक है ना। तो उसमें बजटिंग में कोई, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि अगर आप बोलो कि भाई पैसे नहीं है, किसी के पास नहीं होते। जिसकी ज़रूरत 10 रुपए की, उसका 8 रुपए ही होते हैं। ऐसा ही होता है सबके साथ, ठीक है ना। आप 1000 करोड़ के मालिक होगे तो भी आपने अपनी कंपनी में लोन लिया होगा, ठीक है। तो अगर जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस कैसे पूरे हों, दूसरा भी तो सोचेगा। तो आपकी कोई फिक्स इनकम है, रेंटल इनकम है, वाइफ अर्निंग है, या कैसे आप घर कैसे चल रहा है, या सेविंग से चल रहा है? इसके लिए और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे मेरा मिल्क प्रोडक्शन का बिजनेस था नागपुर में, मैं करीब 10 साल से मैं खुद ही करता था। और मैं कोविड के पहले तक फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट था। तो आई लॉस्ट माई पेरेंट इन कोविड 2021 में। उसके बाद में दोनों आसपास की विद इन 15 डेज। तो उसके बाद में बिजनेस करने में मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। एक साथ पेरेंट्स चले जाना, वो पैरों तले जमीन निकाल दिया था ऊपर वाले ने। और मेरे अंकल भी उसी बीच में, जो कि मेरे सेकंड पेरेंट थे। अच्छा। हमारे सुख दुख में सबसे पहले आना वो ही रहते थे। तो भगवान ने एक साथ हमारे दोनों पेरेंट्स छीन लिया। फिर जो मैं बिजनेस कर रहा था 2014 से मिल्क प्रोडक्शन का, उसमें करीब मेरे पास में 100+ कैटल्स थे। तो मैंने वो 100+ कैटल्स सोल्ड आउट किए। और वो वहाँ से जो मुझे कुछ पैसा मिला, उसको मैंने कुछ ऐसा इन्वेस्ट किया कि मुझे एक बेसिक इनकम आती रहे। और नागपुर में मेरे कुछ प्रॉपर्टीज है जो रेंट पे चलती है। तो इससे मेरा इजीली मैनेजेबल हो जाता है। अच्छा, एक इनकम बनी हुई है। तो वो एक आपको ये एडवांटेज है कि मतलब आपको घर चलाने के लिए एक नौकरी या बिजनेस नहीं करना है ना। लेकिन एक जनरली लोगों के सामने ये होता है कि सपना भी पूरा करना है। ऐसा कभी कुछ थॉट आया आपके मन में कि कोई जैसे बजट ट्रैवलर, मैं बाइक राइडर्स की बात ही कर रहा हूँ, जाए तो ऐसा कुछ हो जाए कि वो कुछ कमा भी सकें, इस ऐसे ट्रिप में जाएं, कुछ ऐसा ऑप्शन कभी रास्ते में नज़र आया आपको? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं आया, एक्चुअली आया। अगर पर शायद उसके लिए क्रिएटिविटी की जरूरत है। अगर किसी के पास में कुछ क्रिएटिविटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अच्छा पेंटर है, तो अगर वो कोई क्रिएटिविटी करके या कोई ब्यूटीफुल सी व्यू को पेंट करके वहाँ पे कुछ समय बिता के लोगों को अप्रोच करे उस पेंटिंग को खरीदने में, तो वो पैसे कमा सकता है ऑन गोइंग में। मतलब ये है कि वो ट्रिप को 4 महीने की जगह अगर साल में कर देगा, आपने वो रुके उस जगह, तो वो अपने, ये पेंटर का तो आपने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे बहुत हाँ है ना। और नॉलेज का भी हो सकता है कि आपको करो, तो मतलब आप उस तरीके से भी अपने सपने को पूरा कर सकते हो। मतलब अगर पैसा नहीं है हाथ में, अगर आपने सपना देखा, तो कई बार रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जैसे आपके केस में बना, आप बोल रहे हैं ना कि भाई आप वो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में थी, तो आपकी 4 दिन में हो गई, है ना। सोचा उस तरफ ना, वरना तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहाँ 20-20 साल नहीं क्लियर होती है ना। तो सपना देखना चाहिए, प्लान करना चाहिए। अगर आप पूरे नहीं कर पा रहे 58, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, खुद को ही बोल रहा हूँ तो
आप उसको ब्रेकअप में कर लो कि भाई पहले साउथ इंडिया कर लिया, अगर आप नागपुर में थे, है ना, अगर मैं गाज़ियाबाद या उत्तराखंड से बोलूँ तो मैं इधर के कर लूँ, है ना, ऐसे कर करके ये एक सपना है टाइगर रिजर्व का। हर आदमी का सपना टाइगर रिजर्व का नहीं होता है, घूमने का भी हो सकता है, क्योंकि आपका वाइल्ड लाइफ था, अक्षय का घूमने का था, है ना। दो लोगों के अलग अलग सपने एक ट्रिप में पूरे हो रहे हैं, है ना। आप मैरिड हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अक्षय अनमैरिड है, लेकिन अब अक्षय का क्या सीन है, तो ये हमने अक्षय को भी शामिल कर लिया क्योंकि ये ट्रिप दो लोगों की है। तो अभी तक तो अक्षय कैमरे के पीछे अपना रोल कर रहे थे आगे। तो ये बताओ, जब इन्होंने आपको फ़ोन किया था, थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा, माइक इनके पास है, तो जब इन्होंने आपको अप्रोच किया था तो इन्होंने बोला था इंडिया घूमेगा गया, तो आपने कहा मैं कल आता हूँ, है ना। फिर जब इन्होंने बताया कि भाई वाइल्ड लाइफ के साथ में हम इंडिया कवर करेंगे, वाइल्ड लाइफ से आप पहले भी दोनों बता रहे थे कि आप दोनों कनेक्ट भी वाइल्ड लाइफ से हुए थे, तो आपके सपने में कुछ फ़र्क आया ऊपर नीचे हुए? मेरे को तो इंडिया घूमना था, तो वाइल्ड लाइफ घुमा रहे हैं। देखिए, ट्रैवल ही वो है जो आपको कुछ नया दे। हाँ, ट्रैवल वही है जो आपको कुछ नया दे। हाँ। तो यहाँ पे मैं भले ही वाइल्ड लाइफ में हम टाइगर रिजर्व घूम रहे हैं, और मैं पहले वाइल्ड लाइफ से ही एक जॉब छोड़ के मैं फुल टाइम ट्रेकिंग ट्रैवलिंग करने के लिए निकल पड़ा था। मैं जस्ट दिसंबर में एंड हुआ और जनवरी में निकल गया। मैं यही ऋषिकेश में भी था, फिर ट्रैक पे गया, 15 दिन इधर ही था। फिर उसके बाद मैं घर आया, कुछ दिन सोचा अभी रेस्ट करूंगा, तभी फोन आता है कि बाइक पे पूरा इंडिया घूमना है, चलेगा क्या? तो बोला ये कोई पूछने की बात है। तो मैं अगले दिन पहुंच गया। फिर बताया कि ऐसा प्लान है। मैंने तब कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि इंडिया तो घूमना है, बाइक पे घूमना है, तो एक्सपीरियंस तो जबरदस्त होगा, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। तो आप किस्मत वाले हो, 24 इयर्स की एज में आपको ये मिल गया। मैं काफी लकी समझूंगा और बहुत थैंकफुल रहूंगा कि मुझे वो फोन किया। तो अब क्या वाइल्ड लाइफ की तरफ वापस इंटरेस्ट आया कि अभी भी घूमने पे ही है? जैसे अभी आपने जो एडवाइस की थी कि जरूरी नहीं कि वाइल्ड लाइफ पर बाकी चीजें नहीं कर सकता, तो वो एक थॉट मेरे दिमाग में आया। उससे पहले मैं डिफरेंट ही सोचता था कि नहीं, मुझे ट्रैकिंग ही करना है, ट्रैवल ही करना है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग करना है, वाइल्ड लाइफ। पर अभी भी मैं 100% अभी डिसाइड नहीं किया। डिसाइड नहीं है। देखो, ट्रिप के बाद ही कुछ देखो डिसाइड करता है ऊपर वाला। मैं बचपन से वाइल्ड लाइफ पसंद करता था। मैं जो आप डॉक्यूमेंट्री बोल रहे हैं, शायद मैं डॉक्यूमेंट्री वर्ड भी नहीं जानता था। 11 साल का बच्चा क्या जानता है, लेकिन तब मेरा प्लान था, जब मेरे सब्सक्राइबर्स को तो मालूम है, लेकिन ये पॉडकास्ट 2 जगह शूट हो रहा है, एक आपके चैनल के लिए, एक मेरे के लिए। तो अजयगढ़ मेरे फादर जब SDM थे, तो वहाँ पे राजा साहब के बीच वाले भाई थे, उनको मंझले राजा बोलते थे। उनकी कोठी हमारे सामने ही थी। पापा उनके साथ कभी मिलते थे, इवनिंग वॉक या जो भी करते थे। बातचीत में कहीं बोला होगा कि छोटे हम 2 भाई हैं, तो बड़े भाई का इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में था, उसका मतलब पढ़ाई में था, और उसका अलग इंटरेस्ट थे, फोटोग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट था। तो वो बताया कि छोटा बेटा मेरा वाइल्ड लाइफ के बहुत इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने बताया मेरे पास ऐसे ऐसे फॉरेन से उन्होंने इंपोर्ट मतलब बाहर से मंगवाए थे कैसेट, तो बोले आप ले जाओ। हमारे घर में VCP था, उनके यहाँ VCR था, तो पापा नहीं लाए। उन्होंने कहा कि ये बच्चे फंसा देंगे, इतना महंगे है। तो उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को ला के आपके घर में दिखा देता हूँ। तो उनके यहाँ ड्राइंग रूम में हम रोज़ जाते थे, शाम को 3 घंटे के कैसेट होते थे वो, और मैं इंग्लिश में होते थे। मेरी इंग्लिश, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, लेकिन ग्रामेटिकल इंग्लिश मेरी हमेशा से अच्छी थी, मुझे डिस्टिंक्शन आता था। लेकिन वो अंग्रेज़ों की इंग्लिश मतलब 50% समझ में आती थी, 50% सर के ऊपर से जाती थी। लेकिन मैं पूरी एक मेरी पलक भी नहीं झपकती थी, मैं देखता था। तब मैंने अपने पापा से सवाल पूछा था कि ये कैसे, नहीं मैंने भी नहीं, उन्होंने पूछा था कि तुम्हें पता है कितने दिन में ये बनती है, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मैंने कहा क्या 3 घंटे में बन जाती है? तो वो बोले नहीं, ये 3 साल 4 साल में बनती है, और इसमें पैसे उतने लगते हैं जितने में अमिताभ बच्चन की मूवी बनती है, उससे ज़्यादा पैसे इसमें लगते हैं। क्योंकि वो ऐसे देखो, उसमें लायन की थी, वो बाहर के थे ना कैसेट, तो लायन के, टाइगर के नहीं थे, कि एक आदमी पे मसाई मारा पे शायद लायन झपट रहा है। तो वो तब मैंने कहा, मेरा उस 11 साल के बच्चे का सवाल था पापा से, मुझे अभी भी याद है। मेरा जब पापा बता रहे थे ऐसा है, तो मैं उस वक्त मेरे मन में आया, यार ऐसा मुझे मिल जाए कि मैं जंगल में रहूं, और ये मैं
वीडियो बनाऊँ, शूटिंग करूँ। तब ना यूट्यूब या कोई दिमाग में नहीं था। तो मैंने कहा इनको पैसे कैसे मिलते हैं भाई, ये जंगल में रहे, जैसे अभी मेरा आपसे सवाल था कि आप घूम रहे हो, पैसे कैसे मिल रहे हैं आपको। तो पापा ने बोला इनको तो पैसे बहुत मिलते हैं। तभी वो अमिताभ बच्चन की मूवी वाली बात आई थी कि अमिताभ बच्चन से ज़्यादा, हर बात में मुझे एग्जांपल वो अमिताभ बच्चन का देते थे मूवी से रिलेटेड। तो बोले कि इनको बहुत पैसे मिलते हैं बनाने के। अरे मैंने कहा यार ये ज़िंदगी मस्त है यार, मतलब मैंने कहा पैसे मिल रहे हैं, जंगल में रह रहे हो। और तो वो जो थॉट अभी आप बोल रहे हो कि डॉक्यूमेंट्री बना देगा, वो 11 साल की उम्र मेरे आया तब मैं शायद मैं डॉक्यूमेंट्री का वर्ड भी नहीं जानता था। ये मतलब ये थॉट आया यार जंगल में रह के। वो सपना भी समय के साथ दब गया। उसके बाद कैरियर मेकिंग कि भाई सिविल सर्विसेज तैयारी, फिर उसके बाद MBA किया, नौकरी की, शादी, बच्चे, जिम्मेदारियां, बिजनेस किया, प्रॉपर्टी थोड़ी बना ली। वो सारे सपने दब गए, वाइल्ड लाइफ के भी। बांधव 18 साल की उम्र में रहे, मतलब पापा जब SDM बांधवगढ़ थे तो वाइल्ड लाइफ फिर फुल। अब मेरा जो सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का मुझे कुछ सीखने को मिला वो बांधवगढ़ में रोज़ का ही था, पापा के साथ जाना। और उनको बहुत नॉलेज था। जैसे आज मैं आपको सफारी में बता रहा था कि जब तक वो थे मैंने जिस दिन वो मेदांता लखनऊ में भर्ती थे और मैं बाहर घास में सुबह 6-7 बजे बैठा था। अभी 11 मई जो 2 दिन पहले ही निकली है 2022, तो उसमें उस दिन मैसेज आया कि मेरे 35,000 सब्सक्राइबर हो गए। और पहले 1-1 हज़ार में खुशी होती, तो उस दिन तो खुशी का मतलब ही नहीं था। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत आपके सामने खड़ी है ना। तो उसके पहले तक पापा को मैंने अपने चैनल में लाया, उनका बुक्स वगैरह लिखी, सब बात हुई। लेकिन तब तक मुझे वो रिकॉग्निशन नहीं मिली थी वाइल्ड लाइफ में। 35,000 में बहुत सारे सब्सक्राइबर ट्रैवल के थे। मेरा चैनल था ट्रैवल का, विवेक अवस्थी व्लॉग्स। वाइल्ड लाइफ में धीरे धीरे मुझे था कोई देखेगा ही नहीं उसको ना। तो मैं ये सवाल अपने पापा से कभी नहीं पूछ पाया कि उनको इतना वाइल्ड लाइफ का नॉलेज कैसे था। आज भी जो देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% कुछ बुक्स भी पढ़ता हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जो बात मैं हमेशा समझाता हूँ कि टाइगर को शेर बोलते हैं, लायन को बब्बर शेर बोलते हैं। ये मेरे पिताजी की समझाई हुई बात है। और चलती गाड़ी में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किस जगह समझाई मुझे याद नहीं। उनका स्टाफ भी होता था, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। और वैसे वो सीरियस रहते थे, लेकिन उनके वन लाइनर मजाक बड़े ज़बरदस्त होते थे। मतलब जब वो करने का, तो उनकी बात जब वो बोल रहे थे ना कि टाइगर को शेर बोलते हैं, लायन को बब्बर, तो क्योंकि वो साहब हैं तो वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन गाड़ी में पीछे तो मैं बैठा हूँ, उनके चेहरे, पापा आगे बैठे, उनके चेहरे ये है कि वो साहब तो ऐसे ही बोल रहे हैं। ये गलत है, बब्बर शेर, लायन को ही शेर बोलते हैं, है ना। तो ऐसे मैं एक नायब तहसीलदार थे, मुझे याद आ गया, पॉडकास्ट में तो कुछ भी याद आ सकता है। तो मैं उनका नाम तो मुझे याद है, मैं नहीं बोलना चाहूँगा। तो उनका क्या था, साहब की चमचागिरी करो पापा की। तो हर बात में वो कह रहे हाँ साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे करके 2-4-5 बात। तो पापा ने एक किस्सा सुनाया, वो मुझे अभी याद आ गया, मैंने अपने यूट्यूब में भी कभी नहीं बोला। पापा बोले एक राजा साहब थे, उनके दरबारी बैठे थे। तो उनसे जो खानसामा होता था पूछा था, महाराज साहब क्या क्या सब्जी बनेगी। तो उनको बताया, तो सब्जी के उनको सैंपल दिए जाते थे कि क्या बनेगा। तो उन्होंने बैंगन पे हाथ रख दिया, बोले बैंगन बनाओ। तो बोले ये कैसा रहेगा। तो दरबारी उनके चेहरे को देख रहे हैं, इनका रुख क्या है। मैंने कहा ये कैसा। तो उन्होंने कहा साहब को पसंद, महाराज साहब को पसंद नहीं। अरे नहीं हुजूर, बैंगनी रंग का है, गोल मटोल इधर से उधर लुढ़क जाता है, कुछ भी नहीं है। और ये देखो ऊपर कैसा हरा हरा डंठल सा लगा है। तो लेकिन फिर उनकी आंखें चमकी, नहीं यार तो सही है। तो बोले अरे हुजूर ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें देखिए सर पे ताज है, इसके सर पे ताज है, मुकुट लगा हुआ है। तो ये कहानी सुनाई। फिर 2 मिनट पापा चुप हुए। फिर जो भी नायब तहसीलदार साहब का नाम था, तो यहाँ मैं मिस्टर ए बोल देता हूँ। तो पापा बोले कि जैसे वो दरबारी कर रहे थे वैसे ये मिस्टर ए साहब हैं, मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो सारे हंस पड़े और वो चुप हो गए। तो वो किस्से कहानी जो बताते थे, और आज लोग बोलते हैं कि यार, मेरे लिए बोलते हैं कि मेरे समझाने का तरीका अच्छा है, या मैं कहानियाँ के रूप में जो समझा देता हूँ, ये सब मेरे फादर का तरीका था। ये मैंने उनसे ही सीखा। तो जो आप जिस तरीके से सीखते हो तो वही तरीका आपका कंटिन्यू होता है। लेकिन मेरे मन में आज एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं मिल सकता कि उन्हें कैसे ये नॉलेज आ गया। क्योंकि वो रहने वाले मध्य प्रदेश के थे, रीवा के, लेकिन वो पैदा यूपी में हुए थे,
रायबरेली ज़िले में, लालगंज में, वहाँ जंगल नहीं था, 12वीं तक पढ़े। उसके बाद वो जबलपुर आए हायर स्टडीज़ के लिए नौकरी करने। शायद वहाँ पे उनका जंगल से कोई वास्ता पड़ गया, या फिर वो नौकरी के दौरान फॉरेस्ट ऑफिसर्स के टच में रहे इससे। लेकिन बहुत सारी बेसिक नॉलेज उन्होंने बताई। तो वो 18 साल की उम्र में थी। उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क में भी वो पन्ना में एडीएम थे। तो 22-23 साल की उम्र तक मेरा जंगल से कनेक्शन था, जो बचपन से था वो एकदम कट हो गया। 26 साल की उम्र में तो दिल्ली आ गया। वो मैं सपना ही भूल गया, जो आपके जिस बात से मैं इतनी लंबी कहानी बताई। मैं अपना रोटी दाल चावल सब में लग गया। फिर बीच में कभी हम सरिस्का चले जाते थे, वाइफ को कॉर्बेट पसंद था तो जिम कॉर्बेट चले गए, सफारी का नाइट ड्राइव तब भी मैं बहुत करता था। और वो करके, लेकिन वो जाना और ज़िंदगी जीना में बहुत फ़र्क है जंगल में। उसके बाद जब ये 2012 आया, ज़मीन खरीदने की बात आई, तो मैंने सबसे इंटीरियर में, वो मेरा सपना कहीं ना कहीं वो मेरी अंदर की जो थी ना वो बोल रही थी, तो मैंने यहाँ लिया। तो भी मैं जब यहाँ मैं आता था, घुसता था जंगल में, मैं बड़ा खुश होता था। जब मैं गाड़ी से यहाँ से जा रहा होता, एक दिन रुकता था बस, मुझे 2 दिन रुकने को, बिजनेस इतना था ना, रुक नहीं पाता था, तो इतना मन दुखी होता था। लेकिन वो जो आपने बोला, अभी आपने डिसाइड नहीं किया, समय का चक्कर ऐसा घूमा। यूट्यूबर बनूंगा सोचा ही नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा, जो आपको सब कुछ करा सकता है, सब कुछ नहीं करा सकता। यहाँ मैं रह तो जाता, मेरी प्रॉपर्टी थी 2012 से, कमाता कैसे, घर कैसे चलाता? वो ईश्वर ने रास्ता बना दिया कि अगर मैं इस वक्त पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ तो मुझे इसके पैसे मिलने वाले हैं, है ना। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, रील पोस्ट कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो मैं जंगल में रह के अब अपना घर चला पा रहा हूँ। क्योंकि आप यंगस्टर हो, 24 साल के हो, मेरी बेटी 22 साल की है ना। तो वो अभी आप क्या सोचोगे क्या होगा, ये मैं देख के आपकी तरफ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैसेज मेरा सबको है ना। आपके एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, मैंने कई बार बोला, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उस चीज़ को मिलाने में लग जाती है। तो अगर जैसे ये हमारे सामने बैठे हैं, बजट था नहीं, प्लान कर लिया, 6 महीने का बच्चा होने के बाद इतना बड़ा हिम्मत करना। मैं वाइल्ड लाइफर हूँ, इनसे सीनियर हूँ उम्र में भी। अभी भी मैं जब भी प्लान करता हूँ, मुझे 50 जिम्मेदारियाँ रोक लेती हैं। मैं तो कल प्लान कर सकता हूँ, ठीक है ना। और बजट का भी अगर मैं जिद पे आ जाऊँ तो मैं अपने फंड से कर सकता हूँ। लेकिन वो दिल नहीं मानता ना यार कि वो सेविंग्स पड़ी हैं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन मैं अभी रुक जाता हूँ, प्लान कर रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा सपना है, कई सालों से सपना है, लेकिन वो होगा पूरा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पूरा होगा वो, है ना। तो हमारे सामने ये बैठे हैं जो उस सपने को साकार कर रहे हैं। एक यंगस्टर हैं जो साथ में है, दोनों लोग। भाई बाइक पे चलना कोई आसान काम नहीं है, रिस्की भी है ना। मौसम के थपेड़े भी आप खाते हो, एक गलत कदम गिर जाओगे। इस पूरे ट्रिप में कहीं बाइक गिरी? नहीं गिरी, चलो थैंक गॉड, आगे भी नहीं गिरेगी। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट मैंने इसीलिए शूट किया था कि बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, और ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं आपके जैसी लाइफ जीना। इंस्टाग्राम पे मेरे पास कम से कम 20 सवाल रोज़ के हैं ये वाले, कि मैं आपके साथ, कितने मैसेज आते हैं, ऑडियो मैसेजेस आते हैं कि आप अपने रिजॉर्ट में सिर्फ रहने खाने की जगह दे दीजिए, सैलरी नहीं चाहिए, आपके साथ रहना है, काम करना है। ऐसे मैं कर दूं तो मेरे पास 20 से 25 लोग काम करने वाले हो जाए। काम उतना नहीं जितने काम करने वाले हो जाए। लेकिन देखिए, सिस्टम और भीड़ तंत्र में फ़र्क होता है। हमारा सिस्टम बना हुआ है, भले ही हमारे 3 लोग परमानेंट हैं, लेकिन काम बताना नहीं, सब पुराने हैं। कोई शमशेर 22 साल पुराना, पुष्कर 11 साल पुराना, हरिमोहन 6-7 साल पुराना। सबको अपना काम पता है, म्यूचुअल कोई छुट्टी लेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम पता है। जहाँ ये 20 बंदे आए, सारा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मैं हाँ नहीं करता। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि कल परसों ही उन्होंने बोला मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब करने में मन नहीं लगता, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मैंने उनको 1 लाइनर भेजा, मैंने नौकरी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि उसके बाद आपको डिप्रेशन आ जाएगा। जब पैसा नहीं होता ना सारे से। एक मैं नाम नहीं बता रहा था, उनकी पोस्ट का नाम बता सकता हूँ। एक पटवारी आए थे मेरे पास रेवेन्यू यहाँ पे, वो बोले सर मन नहीं कर रहा है, तो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसके RFO के, रेंजर के, और नहीं तो मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ। मैंने भैया पहले तो अपनी नौकरी कंटिन्यू करते रहो, पैसे जोड़ो, ठीक है, सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब आपने वो छोड़ दिया, सपने भी जाएंगे। तो आप जो भी लाइफ जी रहे हैं, अपना दिल लगा के काम करिए।
ईश्वर हड़बड़ाइए मत, जब समय आएगा वो माहौल अपने आप बन जाएगा। कोशिश करिए। मेरा बहुत समय बाद बना, और जबकि मेरा जिस उम्र से था, 9 साल की उम्र से मैं पहली बार टाइगर देखा, जंगलों में घूम रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बाद मुझे 50 साल की उम्र में आज वो सब करने को मिल रहा है जो 9 साल 10 साल 11 साल का जो सपना था, और अभी भी सपने पूरे नहीं हुए, बहुत सारे सपने बाकी हैं। क्या पता, अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता मुझे, एक बार मैंने बोला था कि मुझे डॉक्यूमेंट्री में आने का वो है, तब तक दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री ऑफर हो गई थी। क्या पता और सपने पूरे हों मेरे, आपके, अक्षय के। क्या पता अगली बार अक्षय हमें मिले वाइल्ड लाइफर बन के। ठीक है, क्योंकि जो ट्रैवल है, मैं अभी मैं स्पीति घूम के आया, तो स्पीति में वाइल्ड लाइफ थोड़ी ना कवर की। स्नो लेपर्ड था, मिला नहीं, है ना, लेकिन जंगल वो वाला नहीं। लेकिन हाँ, लद्दाख गया तो मैंने हेमिस कवर किया। ज़रूरी नहीं कि आप वाइल्ड लाइफर हो तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ, आप अपने घूमने के सपने भी कर सकते हो। तो मैं तो चाहूँगा आप वाइल्ड लाइफर बनो, क्योंकि वाइल्ड लाइफर बन के आप कहीं ना कहीं इस पर्यावरण को और इस पृथ्वी के सुधार में शामिल हो जाते हो। ट्रैवलर तो आप हो, आप वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हो, आप जहाँ भी रुक रहे हो, ढाबे में चाय पी रहे हो तो आप किसी को हेल्प कर रहे हो, मतलब किसी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। लेकिन वाइल्ड लाइफर बन के आप इस प्रकृति को संभालने, मैं चाहता हूँ कि करोड़ों लोग बन जाएं, और जो भी वाइल्ड लाइफर बन जाता है फिर वो नुकसान नहीं पहुँचाता, है ना। तो जानवर ने जो जिम्मेदारी बचपन से सौंपी थी, अक्षय बन सकता है वाइल्ड लाइफर। ये बहुत स्किलफुल है, टैलेंटेड भी है, और मेहनती भी बहुत है। बन तो सकता बस शादी ना करे तो। एक बार ठान ले तो। क्या वाइल्ड लाइफर बनने की, शादी नहीं करने की? दोनों। चलो दोस्तों, जो लंबा हो गया पॉडकास्ट, दोबारा फिर भगवान ने चाहा तो मौका मिलेगा आपके साथ मिलने का। क्या पता अब की बार नागपुर में ही मिले। और तब के अब की बार में ऐसा हो कि मैं आया होऊंगा वहाँ पे और आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे होगे। 100%। ठीक है, आप तो कभी भी मोस्ट वेलकम। हाँ, नहीं मैं वैसे नहीं आऊँ, आप मतलब दुआ करो कि मैं इसी सपने को। और ये हरिमोहन हमारे साथ आ रहा होगा कैमरा पे, इसको कैमरा पकड़ना सिखा देना, ये बहुत गड़बड़ करता है। ठीक है। देखो वो गलत, तुम्हें ठीक कर देगा। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया, एंड करता हूँ। और ऑल द बेस्ट है आशीष जी को, अक्षय जी को, कि इनकी ट्रिप जितनी बढ़िया हुई, इतनी बढ़िया आगे हो। इनसे इंस्पायर हो गया, क्योंकि ये पहली बार कर रहे हैं, शायद इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए। आप अगर अप्लाई करो आ सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग जब इंस्पायर हों तो इनको भी खुशी होगी, यार मेरी वजह से इतने लोग आए। तो चलिए आपको मैं लास्ट में कुछ बोलना चाहूंगा भैया। बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं और कमेंट्स भी आए हैं कि वो लोग ये सपना देख रहे हैं, और वो लोग ये करना चाहते हैं। मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा है कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरी इस जर्नी पे शुरू होने के पहले, जो इंसान ने अपने एक कंफर्ट जोन बना के रखा है ना, जो एक दायरा बना के रखा है जिससे बाहर निकलने को डरता है, वो अगर निकल जाएगा ना जिस दिन, तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मतलब सोचो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि कूद पड़ना है, थोड़ा देखना है कि पानी कितना गहरा है, क्या है ना, तैरना आता है कि नहीं आता है ना। अभी मैंने जितनी भी सारी चीजें बताई, मेरा घर से लेकर फाइनेंस से लेकर, ये सब चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल थी, और मेरी हिम्मत तभी जाकर के ये हो रहा है। लेकिन सोचा तो हुआ, है ना। डरते रहते तो नहीं होता, है ना। तो वही है कि नहीं होगा तो क्या होगा, आप सोचो, नहीं होगा अगली बार होगा, अगले साल होगा, ठीक है ना। लद्दाख में स्कॉर्पियो 2010 में खरीदी थी। 2010 से मैं लद्दाख जाने की कोशिश कर रहा था। बिजनेस के चलते 15 दिन आप आउट ऑफ नेटवर्क हो जाओ या वो हो जाओ, नहीं होता था। और वो लद्दाख मैंने सिलेरियो से कंप्लीट किया था पहली बार, जो ऑफ रोडर गाड़ी नहीं थी। लोग बोल रहे थे पैंगोंग नहीं जाएगी, मेरी गई। उसके लिए मैंने 1 इंच के स्पेसर लगवाए गाड़ी में। फिर मैं गुरखा से भी गया, लेकिन जो स्कॉर्पियो खरीदी थी लद्दाख के लिए, उससे नहीं जा पाया था, है ना। लेकिन सपना देखा था, हुआ। लद्दाख आप आजकल बड़ी बात नहीं है, 2010 में आज के कंपैरिजन थोड़ी बड़ी बात थी। रोड बड़े ख़राब थे, मनाली वाले रोड। तो नेटवर्क आज है, तब नहीं था। लेकिन ठीक है, हर जगह एक्सपीरियंस होते हैं। जब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो एटलीस्ट मैं कई सोलो ट्रिप बड़े खतरनाक, जैसे मुंशियारी वाला था, कई जगह मैं किया है, तो अच्छा लगता है बात करके दूसरों से। आप बाइक पे कर रहे हो और ज़्यादा टफ है। तो
वही था जो मैंने अभी कंक्लूड कर रहा था कि आपको दोनों को शुभकामनाएं हैं कि आपको आगे भी दिक्कत ना आए और ऐसी ट्रिप आप बार बार करो, एक नहीं कुछ नई ट्रिप प्लान करो, बाद में करो और इसमें आपको सक्सेस मिले बहुत। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं पॉडकास्ट को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।